कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं इस बात पर कि नया कानून आने जा रहा है। ऐसे में आम जनता के लिए, क्योंकि सरकार तो बता रही है कि ये रक्षा कवच है, लेकिन बिल्डर्स की भी नाराजगी है, उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं और इसी पर हम बहस कर रहे हैं। आम जनता के लिए हालांकि ये बहुत ज्यादा राहत का सबब लेकर आ रहा है, इसलिए आपके लिए भी इस बहस में जुड़ना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपको अफेक्ट करने जा रहा है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आम्रपाली के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा जी, आप एक सवाल उठा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि बार बार आरोप आप ही के ऊपर लगते हैं, तो आप भी जवाब दे दीजिए। नहीं, जवाब नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जी। मान लिया है कि हमने रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से सारा काम किया, बिल्डिंग कंप्लीट कर ली, हम अपने कंज्यूमर को टाइम पे पोजीशन भी दे रहे हैं। अगर मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, अगर हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, सीवर का कनेक्शन नहीं मिला, तो हम कहाँ जाएंगे? उसमें गलती तो ये हमारी कही जाएगी कि साहब आप डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, और हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा, हमें अथॉरिटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वैसे केसेस में हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी हमारी सुनवाई नहीं होगी। नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपको लगता नहीं शर्मा जी कि आप एक हलफनामा दे सकते हैं इस बाबत की डिले हो रही है, हमने फलाने दिन एप्लीकेशन लगाई है और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी बात नहीं मानेगी? ऐसा तो कहीं होता नहीं है। देखिए, हलफनामा कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हमारी जिस तरह से कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी, हम पे पेनाल्टी लगाया जाएगा, हमें दंडित किया जाएगा। अगर हमारे साथ जाती होगी तो मुझे कहाँ जाना होगा? नहीं, आप पहला सवाल। नहीं, आप तो लोगों को कोर्टों में घसीटते हैं सर, आप तो लोगों को अदालतों में घसीटते हैं अक्सर, और आपने खुद ये बात प्रोग्राम के शुरू में मानी है कि ये फिल्टर आउट गंदे बिल्डर्स होंगे, अच्छे बिल्डर्स को कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये चिंता नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये तो डिस्कशन है आपस में, बिल में कोई कमी या इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। स्वागत तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग गहराई से देखें तो बहुत अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं। जैसा माननीय मंत्री जी का हम सुन रहे थे कि उन्होंने एग्रीमेंट का प्रोफॉर्मा भी बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर एग्रीमेंट का स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा बन जाता है तो फिर हमारे ऊपर जो कई और डिपार्टमेंट्स की तलवार लटकी होती है वो सबसे हम बच जाएंगे। जितना बिल में जितनी चीजें इनकॉर्पोरेट होगी वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी तकलीफ तो पार्लियामेंट में आप ये बात रख सकते हैं, ये रखी जा सकती है बात, और ये बदलाव हो सकते हैं जहां तक इनके ये बहुत माइनर पॉइंट्स हैं शर्मा जी जो आप बोल रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है मुंबई से, हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे दर्शकों का फीडबैक आए। सरिता हमारे साथ जुड़ रही है। सरिता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ। सर, मेरी आवाज आ रही है आपका? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात कहें। हाँ मैडम, मैंने 4 साल पहले फ्लैट बुक करवाया था, 2 बेड का फ्लैट था, जिसका अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। ये कह के मेरे से अक्टूबर में पूरा पैसा ले चुके हैं बिल्डर ने, और उन्होंने मुझे पोजीशन तो नहीं दिया, उसके बावजूद मुझे सर्च चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज लगाया है। ये क्या होता है हमें नहीं पता है, जिसका मुझे अमाउंट आ रहा है 1,60,000 रुपया हो रहा है। सर्विस टैक्स लगाया है और वॉट करके जो कुछ आता है वो उन्होंने मुझे 1,30,000 लगाया, 1,60,000 लगाया है सब मिला के। तो मैडम, मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना दे सकते हैं, और 72 फ्लैट है टोटल बिल्डिंग में, और उन्होंने सबके पास ये डिमांड किया है कि आपको इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो इसी बताइए ये वेट क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, और कंस्ट्रक्शन चार्ज क्या होता है, डेवलपमेंट चार्ज। इतनी मोटी मोटी बुकलेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें इतनी सारी एक्स्ट्रिक्स होती हैं कि वो किसी को समझ में आना, शर्मा जी, सिर्फ आप ही के वकीलों को समझ में आती है और किसी को नहीं आती। जज साहब बताइए, अपना दर्ज बताइए। साथ ही ऐसा कर, जब भी पोजीशन देने का टाइम होता है, पूरी पेमेंट होने के बावजूद आपको एक चिट्ठी दे दी जाती है, भी आपका 3-4 लाख आपका ड्यू है, ये आपका एरिया बढ़ा दिया गया है, ये आपका ईडीसी चार्ज है, ये आपका आईडीसी चार्ज है, ये पावर बैकअप चार्ज है, ये फलाना चार्जेज है, ये आपकी क्लब मेंबरशिप चार्ज 3-4 लाख, वो भी आपको 15-20 दिन के अंदर जमा कराने हैं, नहीं तो वो आपको 24% पेनल्टी लगेगी। अगर आप जब तक वो पैसा नहीं दोगे, ना आपको पोजीशन देंगे ना कुछ करेंगे। आप भाई आप कुछ फाइट करते हो तो कोई आपकी ऑफिस में जाओगे, इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि आपको बैठने की जगह नहीं, क्योंकि पता भी अब ये पैसा इसका आ चुका है, अब ये पैसे ले लिए, अब तो ये फंसा हुआ है, जाल में फंस गया। अब तो इसने 25 लाख दे दिया, 2-4 लाख नहीं देगा, ये कहां जाएगा? हम इसको पोजीशन देंगे नहीं तो कुछ कहेंगे, जा कोर्ट में चला जा, कोर्ट में चला जा। अरे कोर्ट में फाइल करो, कोर्ट में केस नंबर लगता है, वहां फीस जमा करो, वकील को पैसे दो, 25,000 मुझे पहले चाहिए। तो जो भी फीस है, उनको प्रोफेशनल है, उनकी फीस है,
दे आर राइट इन द वे, वायर का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट सारा बिल्डर के साथ है। जब उसको पता है अभी मैंने ऑलरेडी पैसा ले लिया, तो एक्स्ट्रा चार्ज किस चीज के, एग्रीमेंट दिखा देते हैं। एग्रीमेंट आपका साइन करना आपकी मजबूरी है। अगर आप पैसा जमा करने के बाद आपका जैसे 30% पैसा जमा हो जाता है, जब आपके सामने एग्रीमेंट साइन करो, अगर आप एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। एग्रीमेंट साइन करना मजबूरी है। पूरी तरह से यूनिडायरेक्शनल है, वन साइडेड टर्म्स होती हैं शर्मा जी, और उसके बाद कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वादे कुछ और सुनहरे किए जाते हैं, और जब आप फंस जाते हैं तब उनके पास कोई चारा नहीं। तो रक्षा कवच तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। अब तो इसका सोल्यूशन आ ही गया है। अब तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल, चूंकि एक्ट के तहत जो एक्ट के तहत उसमें एग्रीमेंट आएगा, एक्ट के तहत सारी सिस्टम आएंगे, तो सारे जो कंज्यूमर हैं उनका रिड्रेस होगा सिस्टम। और सही बात है, मैं मानता हूं कई लोग हैं इस तरीके से जो कंज्यूमर को परेशान करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्रेडाई के माध्यम से एक मिशन ट्रांसपेरेंसी चलाया था। लोग परेशान हम लोग कंज्यूमर की बात तो मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा अपने मिलने वाला में जो परेशान ना हुआ हो, एक भी पर्सन नहीं है, नॉट ए सिंगल पर्सन, पूरे फ्रेंडशिप सर्कल में टोटली। खैर चलो, अब तो हमें वेलकम करना चाहिए कि एक्ट आ गया है और एक्ट जल्दी पास हो जाए ताकि लोगों नहीं, लेकिन मैं ये बात कोचर जी से भी जानना चाहूंगी। चलिए, जो अभी तो ये जब कानून आएगा उसके बाद से लागू होगा, पहले लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा कोचर साहब? उनमें आज से लोग करोड़ों लोग फंसे बैठे हैं ऑलरेडी, पहले हमारे पैसे फंसे, करोड़ों का पैसा, कहीं इतनी ज्यादा डाइवर्जन फंड्स की। मेरे ख्याल में उसमें ये अपनी जो भी राय दें, मेरे ख्याल में एक्ट में ऐसी अमेंडमेंट की जा सकती है कि जो पहले वाले प्रोजेक्ट हैं ये वैसे तो लॉ तो ये अभी मेरी जान के पुराने केसों का क्या होगा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करोड़ों लोगों के मेहनत की कमाई फंसी हुई है। बिल्डर लोग खासकर, जो बात अभी आप इस शो में पूरे में देख रहे हैं, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इस बिल का स्वागत, इस रेगुलेटरी बिल का स्वागत तो सभी कर रहे हैं, चाहे बिल्डर हो चाहे ओनर, कोई भी हो, इस बिल का सबने स्वागत किया है। सराहनीय कदम है सरकार का धन्यवाद भी हमें करना चाहिए, खासकर यूडी मिनिस्ट्री का, कमलनाथ जी का, अजय माकन जी का, इनका धन्यवाद। ये बिल जनता जनहित में ये बिल लेके आ रहे हैं, और ये छोटी छोटी त्रुटियां या कमी है, मुझे लगता है जब ये फाइनल ड्राफ्ट बन के आएगा, ये सब बातों को भी इसमें मद्देनजर रखते हुए इस कमियों को भी दूर किया जाएगा। नहीं, जो पुराने केस चल रहे हैं अगर उनको भी ले लिया जाए, जिनको हमारे ऑलरेडी 5-5 साल से कोर्ट में के चल, उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सिविल कोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, क्रिमिनल सूट फाइल है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अगर हमें भी राहत दे दी जाए भी, हाँ पुराने केसेस को भी वो भी वहां पे अपील कर सके, फिर आपकी भी सुनवाई कपूर जी से जानने की कोशिश करते हैं। कपूर जी, ये बताइए कि जो अब तक लोग लगा चुके, क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद तो जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जितने बड़े बिल्डर्स हैं उनके ऑनगोइंग या जो भी क्लियरेंसेस, अगर एक भी क्लियरेंस लेनी होगी तो ये लागू होगा वो एक्ट, तो उनको भी रजिस्टर कराना, तो ये कुल मिला के सभी पे लागू होगा, क्या स्थिति रहेगी? नहीं, उसमें वैसे ये सब पे लागू है। 1 साल का जिनका पहले प्रोजेक्ट अप्रूवल जिनको मिल चुकी है उनके ऊपर लागू नहीं है, तो उसमें मेरे ख्याल में एक प्रावधान किया जा सकता है। एक ये जैसे सभी ग्रीवेंसेस हमने कंज्यूमर की सुनी है कि जो पेंडिंग केसेस हैं, उसमें मेरे ख्याल में एक क्लॉज इंट्रोड्यूस की जा सकती है कि जितने भी बिल्डर जिनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अभी नए हैं उनको तब तक रजिस्टर ना किया जाए जब तक पुराने केसेस का प्रावधान मतलब उस तरह से निपटारा ना हो जाए। अगर किसी के खिलाफ पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है तो मेरे ख्याल में अगर उसकी रजिस्ट्रेशन रोक दी जाए तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा कंज्यूमर्स का, जिनका पेंडिंग केसेस है। अगर उनको ये कम से कम दबाव रहेगा कि पुराने केसेस को फटाफट डिस्पोज ऑफ करें, जिनका पोजेशन देना दे तभी उनको रजिस्टर करें। अगर ऐसा प्रावधान है, अलॉटमेंट देंगे, पैसे वापस करें, ये पैसा वापस करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर गाजियाबाद से जुड़ रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका भी दर्द सुन लेते हैं हम लोग। जी हाँ मैडम, मैं गाजियाबाद से सुनील चौधरी बोल रहा हूँ। मेरा अनिल शर्मा जी से एक सवाल है जी। मेरे भाई का एक इनके नोएडा इसमें इंदिरापुरम में फ्लैट है, उसकी हालात इतने खराब है 3-4 साल में, और जो इन्हें ग्रीन बेल्ट एरिया दिया था अंदर पार्क बनाने के, उसमें भी एक अनऑथराइज्ड टावर इन्होंने खड़ा कर दिया। तो बिल्डर्स के तो इससे भी ज्यादा कैड़ा कानून आना चाहिए, जितना ये कंज्यूमर का मिसयूज कर रहे हैं, डरा के धमका के पैसे एडवांस लेके, वो बहुत ही अब भी बहुत गुंजाइश है इसमें। अभी और ज्यादा कड़ा कानून होना चाहिए अनिल शर्मा जी, ये कॉलर कह रहे हैं। कई बिल्डर ने मुझे सरेआम धमकी दी है, अभी आप कोर्ट के पास धमकियां तक दी है, गर्ग साहब कह रहे धमकी दी है इनको। मेरे पास मैं उनकी बात। हेलो जी जी सुनील, आपका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए।
शर्मा जी आप जवाब सुनील जी मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शर्मा जी सुन रहे हैं, सुनील जी भी सुन रहे हैं, गर्ग साहब भी सुन रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ सुनील जी की अगर कोई बात है तो आए, मैं सुनता हूँ, उनकी बात का समाधान निकालता हूँ। शर्मा जी आप अपने आप अपनी बनी हुई बिल्डिंग की हालात देख लें, उसकी क्या हालात है उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। एक दफा आप अपना सिर उठा के उस बिल्डिंग के हालात देख लें, उसकी क्या हालात है। सुनील बाबू पिछले 8 वर्षों से मैं अपनी सभी पुरानी बिल्डिंगों को मेंटेन करता हूँ। हाँ जी। और यदि आपको फिर भी हमसे या किसी से दिक्कत है तो आप आइए, बताइए, उसका सोल्यूशन है ना। दिक्कत है, हर समस्या का सोल्यूशन आप बताइए। ऐसे जनरल ये प्रेस अभी मीडिया में है तभी हो रहे हैं, बाद में कोई बात नहीं करने देगा आपसे बात नहीं कर सकते। आपके हायर पोस्ट पे मैं आपको इस फोरम से मैं आपको इस फोरम से बोला हूं, ऐसे भी मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। आप आइए, अगर नहीं मिले तब तो आप आइए, मैं सोल्यूशन देता हूं। शर्मा जी एक हमारी प्रॉब्लम अरोड़ा बिल्डर से है, ये सुपरटेक वालों से। आज तक उन्होंने अपना नंबर तक हमें किसी ने मिलने दिया। 20 दफे उनके नोएडा से उस पे गए, ऑफिस पे स्टाफ मिलने नहीं देता, गार्ड धक्के मार के बाहर निकालते हैं। नहीं शर्मा जी, शर्मा जी ये दर्द आपको समझना होगा, ये दर्द आपको समझना होगा। किसी की बेटी की शादी हो सकती है, लोग अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, एक बिल्डर की बात नहीं है, तमाम बिल्डर बाकायदा वो मिलने तक नहीं देते हैं। वैसे तो आपके जब एक पन्ने के 4 आते तो 10 फोन नंबर लिखे रहते हैं, लेकिन जब मिलने जाए तो ये होता है जब एक बार पैसा फंस जाए। पायल मेरी बात सुनिए, पायल मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान में 92% जो घर बनते हैं वो प्राइवेट डेवलपर ही देते हैं। अगर किसी डेवलपर के पास 15,000 या 18,000 बायर हैं या रह रहे हैं, उसमें से अगर 10, 20, 25, 50 लोगों को समस्या है, ये नहीं मानता हूं कि नहीं हो सकती है, तो ये तो अगर वो आएंगे तो समस्या क्या, जब 1.5 लाख बायर्स की समस्या मिल बैठ के सोल्व हो सकती है, तो क्या सुनील जी की समस्या, मैं तो कह रहा हूं वो कल आए मेरे पास, और अगर उनकी समस्या नहीं सुनी जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि आप दोनों पक्षों को देखना है, अगर वो समस्या इनका निवारण तमाम बातों का एक ही है, ये रेगुलेटरी बिल। ये चलिए शर्मा जी आपने आश्वासन दिया और सुनील को हम इसका फॉलोअप भी करेंगे, सुनील से भी बाद में बात करेंगे। और सुनील आप फिर से करता रहा हूं, बिल्कुल कंज्यूमर, ये आपने आश्वासन दिया, लेकिन ओवरऑल बिल्डर्स की ये समस्या है। लड़ता रहा, लेकिन वास्तविकता सच्चाई यही है जो सुनील जी कह रहे हैं, कोई मिलता नहीं है वहाँ पर, मिलने नहीं दिया जाता, यही दिक्कत है। अच्छा हमारे साथ उज्जैन से भी एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ उज्जैन से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। कमलजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी मैडम, मैं ये चाह रहा था कि ये जो गेन टैक्स वगैरह भी बोल रहे हैं साथ में कि जो कॉलोनाइजर के ऊपर गेन टैक्स वगैरह लगेगा, तो कॉलोनाइजर अपने ये जो गेन टैक्स है वो अपने जो कस्टमर है उनसे पेमेंट लेंगे, जैसा उनका बोलना है। मैं एमपी उज्जैन से बोल रहा हूँ, कमलजीत सलूजा जी। ये कह रहे हैं कि कोई टैक्स लगेगा उसके बाद और वसूलेंगे उसके बाद, इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रावधान तो ऐसा टैक्स तो नहीं है, कोई पता नहीं उनको कौन सी प्रोविजन में, कौन सी धारा में, मैंने तो सारा बिल पढ़ा है, ऐसा कोई प्रावधान मुझे दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन सिर्फ इतना है कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर जो अलॉटी है उसके ऊपर ये कहा गया कि जितनी पैसे उसने एग्री किए हैं ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से उसको उसका भुगतान तो देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। जैसे बिल्डर के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई गई है, हाँ हालांकि अलॉटी के ऊपर पेनल्टी तो नहीं लगाई लेकिन इंटरेस्ट लगाया गया है अगर डिलेड पेमेंट होती है। लेकिन उसके उलट जो डेवलपर है उसके ऊपर यह पेनल्टी है कि अगर वो प्रिस्क्राइब जो स्पेसिफिकेशन फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड नहीं करता है, तो जब तक वो प्रोवाइड नहीं करता है तो उसको जो प्रोजेक्ट का परसेंटेज है वो उसको देना है, लेकिन विद इंटरेस्ट उतने पार्ट का जो उसने फालतू पैसा लिया है उसके लिए फैसिलिटी नहीं दी, उतना पैसा भी वापस करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और उसके ऊपर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ये प्रावधान तो है, लेकिन ये जो टैक्स के बारे में कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लगा नहीं कोई यहाँ तो सेक्शन। अच्छा शर्मा जी एक बात बताइए, इसमें खास तौर से सरकार का भी ये मानना है कि बहुत ज्यादा ब्लैक मनी अब इन्वॉल्व हो चुका है रियल एस्टेट में, बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, डायवर्जन ऑफ फंड्स हो रही है, और खास तौर से हम जिस तरह से लैंड माफिया ऑपरेट करता है, एक अदद शख्स जब अपना एक घर बुक कराता है, अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, वो कहाँ के धक्के खाता फिरे। आपको लगता है कि ओवरऑल
ओवरऑल ये सारी समस्याओं से भी निजात मिलेगा अब इस कानून के बाद? और बहुत सारी ब्लैक शीप जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इनकम टैक्स के जो अभी जो इनकम टैक्स के सर्कुलर आए हैं, जिसमें सेक्टर रेट की बात कही गई है, जिसमें टीडीएस काटने की बात कही गई है, ये सारा तो अपने आप में। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो मिडिल क्लास हैं, जो अपना घर खरीदते हैं, जो एनसीआर के मैक्सिमम 65 to 70% बायर हैं, वो अपना हार्ड अर्न मनी से या लोन से खरीदते हैं, तो उसमें ब्लैक मनी कहां से आ जाता है बीच में? हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर रियल एस्टेट में अगर कोई इन्फ्लक्स करना चाहेगा तो वो बिल्कुल रुकेगा और कोई नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल इस एक्ट में और इस कानून बनने के बाद एकदम ट्रांसपेरेंट होगा सिस्टम, और उसके लिए वो सबों के हित में है। अगर जो अच्छा काम करना चाहता है, जो कंज्यूमर को हित में रखना चाहता है, अभी जो बात हो रही थी, हम लोगों ने नवरात्र दिवाली के टाइम पे स्कीम चलती है कि आप कैश डाउन दीजिए। कैश डाउन जब होता है तो ब्लैक मनी ही होता है, बल्कि कई लोगों को तो ऐसे भी जानते हैं, नहीं, कई लोगों को तो ऐसे भी जानते हैं जो कि बाकायदा व्हाइट मनी होता है, उसको ब्लैक करके लोग लेना चाहते हैं। आप जी नहीं, मैं आपकी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूं कि एनसीआर में, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या कोई और अन्य जगह हो, जहां पे कि मिडिल क्लास लोग अपने सैलरी से खरीदते हैं। कैश डाउन का मतलब कैश नहीं होता है। कैश डाउन का मतलब है कि वो अपना पेमेंट करें और उसमें इतनी छूट मिलती है। कैश डाउन का मतलब वो कैश नहीं होता है। शर्मा जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनील जुड़ रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। सुनील की भी बात सुन लेते हैं, उनका भी हो सकता है कोई क्वेरी हो। सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो संदीप, आप अपनी बात रखें। जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, आप सवाल पूछिए अपना। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इन बिल्डर्स के साथ कि ये जब भी ये लोग कोई एक सोसाइटी बनाते हैं। हेलो जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बात पूरी करिए। जी, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बिल्डर होता है, वो इस बिल्डिंग सोसाइटी एरिया में एक सोसाइटीज में टावर बनाने के बाद उसके आगे का एरिया खाली छोड़ देते हैं, जो कि गार्डन के नाम पे, जो कि स्विमिंग पूल के नाम पे या अलग अलग नाम पर। बाद में वो क्या होता है, जब पोजीशन हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे ही घर के सामने, जिसकी वो लोग एक लोकेशन चार्जेस लेते हैं, जिस पर जो पीएलसी चार्ज करते हैं, हमारे ही घर के सामने दूसरा टावर खड़ा कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी शर्मा जी, ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है कि पहले बोला जाता है ओपन स्पेस 2-3 साइड्स ओपन, और उसके बाद वहां पे और पैसे लेके और टावर खड़े कर देते हैं। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, ये सारी समस्याओं का निदान तो अब आ ही रहा है। जहां तक सवाल है कंज्यूमर के समस्याओं का, उसका निदान आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, कंज्यूमर अवेयरनेस भी क्रिएट होना पड़ेगा। क्या है कि लोग, अगर आप कहीं मकान खरीदने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट को समझिए, बिल्डर को समझिए, वहां के सिचुएशन को समझिए, कॉस्ट को समझिए, हर चीजों को समझिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रेफर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसमें हायर स्पेसिफिकेशन हो। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट होने की जरूरत है। और एक कानून नहीं था, ये रियल एस्टेट ऑलरेडी जो सेक्टर है पहले से भी अनऑर्गेनाइज था, अब ऑर्गेनाइज हो रहा है। सरकार एक अच्छा स्टेप ले रही है, तो ये सारी समस्या अपने आप दूर होगी। चलिए, शर्मा जी ने बोला हम सबको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जो डॉकेट्स दिए जाते हैं इतने मोटे मोटे, वो किसी इंसान की समझ से कोई नहीं पढ़ पाता। उसके लिए पता नहीं कितने कोर्सेज वकालत के करने पड़ेंगे, कितनी अदालतों के। मजबूरी हो जाता है आपके लिए। अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। क्लोजिंग कमेंट कोचर साहब, आप भी इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 12 फ्लैट और 4000 स्क्वायर मीटर से बड़ा एरिया ही होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये दिल्ली जैसे एरिया में छोटे एरियाज पे भी लागू होना चाहिए, छोटे एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन पे? नहीं, अभी ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। मैंने जैसे जी मैंने पहले कहा कि ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। 12 फ्लैट, इससे नीचे हमारा सरकार की सोच ये है कि कहीं 4 फ्लैट, हर जगह 12 फ्लैट नहीं बनते, उसके ऊपर नहीं बनते, उससे कम फ्लैट वाले भी हैं।
मैक्सिमम 4 फ्लैट 6 फ्लैट तक जब ये बिल आ जाएगा, हमारी सोच ये है कि इसको मिनिमम 4 फ्लैट तक किया जाए ताकि आम जनमानस तक इस रेगुलेटरी बिल का फायदा पहुंचे। और मुझे लगता है सरकार एरिया और कम होना चाहिए, यानी कि और ज्यादा बिल्डर्स इसमें आए। कभी ऐसा ना हो कि इसी कानून का, इसी प्रावधान का फायदा उठा लिया जाए और छोटे छोटे उसको सेक्टर्स में बांट दिया जाए। बहरहाल बहुत कुछ समझने की जरूरत है इस कानून के बारे में, और कम से कम एक पहल हुई है, देर आए दुरुस्त आए, इसको माना जा सकता है। और खास तौर से गर्ग साहब जैसे यहां पर बैठे हुए हैं, इतने तमाम दर्शकों के कॉल्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो घर खरीदने चले हैं। चलते चलते शर्मा जी आपसे एक सवाल जरूर बनता है। धोनी आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, साक्षी को आपने 25% शेयर दे दिया, उनकी वाइफ को, कुछ खास वजह अपनी कंपनी में? काफी सुर्खियों में। आप आइए, मैं तो कह रहा हूं आप आइए और देखिए सच्चाई। खाली पढ़ लेते हैं, सच्चाई देखिए ना। जो कंपनी में 1 रुपए का आदान प्रदान नहीं हुआ है, यही तो मुसीबत है। नहीं, आप एक्सप्लेन करिए, हम चाहते हैं। स्वागत है, मैं सभी आपके मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप आइए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आइए। मैं सबों को ओपनली कह रहा हूं, आइए और देखिए उस कंपनी का अकाउंट भी नहीं खुला है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज बताइए, क्या इस देश में व्यापार करना कोई अपराध है क्या? ये बताइए मुझे। यह कंपनी रजिस्टर करना अपराध है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपसे एक लाइन का सवाल। आपके सवाल का साक्षी होने के बाद 25% इक्विटी है। आपसे मैंने क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा कि जिस कंपनी में 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उसमें क्या प्रतिशत और क्या प्रतिशत? आप आइए देखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शर्मा जी आपका भी। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।